हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। कल हम लोग ने काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ा था और उसमें पर्टिकुलरली जो पढ़ा था वो हम लोग ने पढ़ा था मोशन इन वन डायमेंशन। साथ ही साथ ये भी देखा था कि मोशन इन टू डायमेंशन क्या होता है और थोड़ा सा उसके बारे में जाना था एक एग्जाम्पल के थ्रू। आज हम लोग उसी मोशन इन टू डायमेंशन को पढ़ेंगे और उसमें भी अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो हम लोग मोशन इन टू डायमेंशन में जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता है या हम लोग का मोशन इन अ प्लेन जो एक सर्कुलर मोशन होता है उसको पढ़ने के लिए हम अपना बेस तैयार करेंगे। बेस में क्या है, मतलब अपने कुछ मैथमेटिकल टूल्स उनको डेवलप करेंगे। तो उसके लिए हम लोग के पास दो चीज़ें आती हैं, स्केलर और वेक्टर। एक्चुअली ये स्केलर एंड वेक्टर क्या है, क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, तो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ है क्या, इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझते हैं। देखिए, जैसे कि आप सोचिए आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं या दो ही लोग हैं, दो छोटे लोग हैं। उन्होंने क्या किया, आपके दोनों हाथ पकड़े, आप ये हैं इस जगह पर, और उन्होंने क्या किया, आपके ये वाले हाथ पकड़े एक छोटे बच्चे ने और दूसरे बच्चे ने ये वाला हाथ पकड़ा। एक ने अपनी तरफ खींचा और एक ने अपनी तरफ खींचा, और उसकी वजह से आप क्या हुए, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे, हाँ या ना। तो इससे हुआ क्या, अगर यहां पर सिर्फ एक ही बच्चा होता, अगर सिर्फ एक ही बच्चा होता है वो आपको अपनी तरफ खींच रहा होता तो आप उसी तरफ चले जाते। और अगर ये बच्चा इधर नहीं होता और सिर्फ इधर वाला बच्चा होता तो वो अपनी तरफ जब खींचता तो आप उसकी तरफ चले जाते। जबकि यहां पर जब दोनों खींच रहे थे आपको, तो इधर उधर न जाकर आप कुछ इस डायरेक्शन पे मूव करेंगे आगे बढ़ते हुए, क्योंकि वो इधर खींच रहा है आपको, वो इधर खींच रहा है। ये आपका एक्सपीरियंस होगा। तो ऐसा यहां पर क्या हुआ, इस मोशन को हम लोग कैसे एनालाइज करें। ये जो चीज़ यहां पर लग रही है, जैसे फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो अप्लाई कर रहे हैं जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका किस तरफ से फोर्स लगाना ये इफेक्ट कर रहा है, तो उसको हम कैसे एनालाइज करेंगे, उसके लिए हम लोग के पास क्या टूल्स हैं, उन्हीं को समझने के लिए हम लोग स्केलर एंड वेक्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्केलर की बात आती है कि स्केलर क्वांटिटीज होता क्या है। तो उसके पहले हम लोग समझ लेते हैं क्वांटिटीज के बारे में। क्वांटिटीज से मतलब ऐसा है, जैसे कि हम लोग से कहा गया कि आप दो खा लीजिए, दो खा लीजिए। ये क्या है, दो। दो क्या है, दो सिर्फ एक नंबर है जो कि रिप्रेजेंट करता है कोई भी दो चीजों को। ठीक है, जबकि अगर यहां पर मैं ऐसे लिख दूं 2 एप्पल्स, तो ये क्या हो गया, ये एक तरीके की क्वांटिटी है हम लोग की, और ये क्वांटिटी बताई जा रही है कि कितनी है, दो है। यहां पर कितने हैं, दो हैं। ठीक है, तो मतलब यहां पर जो एप्पल है वो क्या हो गए, 2 इन नंबर्स हो गए। तो किसके बारे में बात हो रही है, एप्पल्स के बारे में बात हो रही है। तब जाकर हम लोग की पूरी क्वांटिटी ऐसे डिफाइन हुई कि 2 एप्पल्स के बारे में बात हो रही है। तो यहां पर क्या निकल के आया कि हम कभी भी ऐसे नहीं बोल सकते कि 10, हमें 10 के आगे कुछ और लगाना पड़ेगा अगर हमें फिजिकली उसको इस वर्ड में ढूंढना है। जैसे कि 10 नोट हो सकती हैं, 10 बॉल हो सकती हैं, 10 एरोप्लेन हो सकते हैं, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पर हम लोग के पास क्या आया, एक नंबर आया, और उसके बाद किस बारे में बात हो रही है, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, वो यहाँ पर लिखा जाता है। तो ये जो नंबर होता है ये कहलाता है मैग्नीट्यूड। क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड। तो जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं उनमें सिर्फ होता है मैग्नीट्यूड। क्लियर। स्केलर क्वांटिटी जैसे कि हम लोग का मास, टेम्परेचर, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, एनर्जी, वॉल्यूम, ये सब कैसी क्वांटिटीज हैं, हम लोग की स्केलर क्वांटिटीज हैं। और स्केलर क्वांटिटीज में कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ उनमें मैग्नीट्यूड होता है, और वो किस चीज का मैग्नीट्यूड है वो यहां पर होता है। जैसे कि मास की बात करें, किसकी बात करें, मास का, तो मास हम मेजर करते हैं किलोग्राम्स में। किलोग्राम मतलब एक, हम लोग के पास एक ऐसा किलोग्राम है। अगर हम लोग ने बोला 1 किलोग्राम, मतलब सिर्फ 1 किलोग्राम की बात हो रही है। अगर हम लोग ने बोला 2 किलोग्राम, इसका मतलब 2 किलोग्राम की बात हो रही है। ठीक है, इसका मतलब हो गया क्या, 2 × 1 किलोग्राम, ये चीज 2 किलोग्राम। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड। और ये चीज हो गई कि हम किस क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, इस यूनिट से। इसको कहते हैं यूनिट, ये जो यहां पर लिखा गया है इसको क्या कहते हैं, यूनिट।
इस यूनिट से पता चलता है कि हम किस तरीके की क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। तो ये हम लोग का पूरा रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे कि लिखा गया क्या 2 kg, तो ये बता देगा ये है हम लोग का मास। अगर इसी पे मैं लिख देता 300 केल्विन, तो 300 तो मैग्नीट्यूड हो गया, बट वो किस चीज पे, वो इसकी यूनिट क्या है उसको देखेंगे जब ये केल्विन है। केल्विन होता है हम लोग का टेम्परेचर का। इसी तरीके से अगर टाइम की बात करी जाए तो 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड ये सब उसका हो जाएगा। डिस्टेंस को हम लोग मीटर्स पे मेजर करते हैं या किलोमीटर्स पे मेजर करते हैं, और स्पीड मीटर पर सेकंड। एनर्जी हम लोग का जूल पे आ जाता है, वॉल्यूम मीटर क्यूब आ जाता है, लीटर भी यूज करते हैं कुछ, जबकि जो मीटर क्यूब है हम लोग का वो SI यूनिट है। तो ये जो सारी चीजें हैं कि यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, ये तो हम लोग अलग अपना जो चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, उसमें उसको हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। बट आज जो हम लोग का फोकस है वो है मोशन इन 2 डायमेंशन में। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको आगे चलेंगे इससे, और इस पे बहुत ज़्यादा हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में बात नहीं करेंगे। आई होप यहाँ पर समझ पे आ गया होगा आपको कि स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती है, क्योंकि वेक्टर को हमें जानना है। वेक्टर यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि अभी मैंने एग्जाम्पल लिया ना कि 2 बच्चे आपको खींच रहे हैं, तो आप प्लेन में ही तो चल रहे होते हैं, एक प्लेन में चल रहे होते हैं, और वहीं पर आपको ये बच्चे आपको खींच रहे होते हैं। तो वहां पर रिक्वायरमेंट है वेक्टर की। तो वेक्टर क्या होता है उसको अभी आगे समझेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर और देख लेते हैं कि जो स्केलर्स है इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब कर सकते हैं सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशन का यूज करके। और हम किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे, जो आगे मैग्नीट्यूड है उसके साथ यूनिट का यूज करके। क्लियर, ये इस पे इतना है। अब हम लोग के पास बात आती है वेक्टर क्वांटिटीज की। तो वेक्टर क्वांटिटीज पे जैसे कि अभी बात करी है स्केलर में कि सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो अगर मैं कहूं आपसे कि देखिए ये यहां पर एक चेयर रखी हुई है, ये इस जगह पर चेयर है, और इस चेयर को आपको पुश करना है, तो आप क्या करेंगे? आप उसको जब पुश करने जाएंगे तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन तो आना ही चाहिए ना कि किधर पुश करना है। क्योंकि अगर मैं सीधे से कह दूं कि ये चेयर रखिए, आप इसको पुश करिए, तो एक क्वेश्चन तो आएगा ही, किधर किधर। ये जो क्वेश्चन निकल के आया किधर, मैंने बात करी फोर्स लगाने के लिए और आपका पास क्वेश्चन आया किधर, तो वहां पर रिक्वायरमेंट ही है डायरेक्शन की। हम लोग के पास हमें वहां पर डायरेक्शन बताना जरूरी हो जाता है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिसमें कि हमें ये कहना पड़े कि लेट अस सपोज 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ और ईस्ट डायरेक्शन में पुश करो इसको, ठीक है। तो क्या हो गया कि हमें 10 न्यूटन का फोर्स लगाना है और किस तरफ, ईस्ट डायरेक्शन में। तो ये कंप्लीट हम लोग का बन गया क्या, फोर्स की इस चेयर को हम लोग क्या करेंगे, इस तरफ पुश कर देंगे ईस्ट डायरेक्शन में। तो जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनमें रिक्वायरमेंट ही होती है डायरेक्शन बताने की। बिना डायरेक्शन के हम उसको हैंडल ही नहीं कर सकते। जैसे कि अभी फोर्स की बात करी मैंने कि इसको फोर्स लगाना है तो किधर लगाना है मुझे बताना पड़ेगा ना। तो क्या आ गया वहां पर, हमारी रिक्वायरमेंट आ गई डायरेक्शन बताने की। इस वजह से इस तरह की जो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का हमें इस्तेमाल करना होता है एक साथ, उन क्वांटिटीज को हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। एग्जाम्पल है जैसे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं कैसे, जैसे कि यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, पहले इनिशियली ये ऑब्जेक्ट यहां पर था और मैंने कहा कि इसको 10 मीटर डिस्प्लेस कर दो, डिस्प्लेस अपनी जगह से डिस्प्लेस कर दो। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन अराइज होगा दिमाग में कि किधर करना है, ये तो बताइए करना किधर है। तो मैं कह दूंगा अगर नॉर्थ डायरेक्शन में, तो इस ऑब्जेक्ट को इधर डिस्प्लेस कर दिया जाएगा और ये पहुंच जाएगा इधर, ठीक है। तो इधर से ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट। तो हमें डिस्टेंस बतानी पड़ी कि 10 मीटर्स और डिस्प्लेस करना है किस तरफ, नॉर्थ की तरफ। तो मैग्नीट्यूड यहां बताना पड़ा कितना है ये, और यहां पर ये किस तरफ है वो भी हमें बताना पड़ा। तो ये जो हम लोग का 10 मीटर बना, यहां पर क्या बन गया, ये मैग्नीट्यूड बन गया, और ये निकल के आ गया क्या, डायरेक्शन, नॉर्थ की तरफ। क्लियर। तो इसी तरीके से हम लोग का वेलोसिटी पे भी एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फिर उसके बाद अब बात आती है कि वेक्टर क्वांटिटीज अगर ये हैं तो उनको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करें। तो रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे एक्स, और इसके ऊपर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एरो। तो ये तो हो गया कॉपी में रिप्रेजेंटेशन। बट एक्चुअल में अगर हम लोग कहीं पर सोचें कि वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करें, तो उसको हम लोग सिंपली एक एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब
जैसे कि मैंने यहां पर कहा फोर्स लगाने के लिए, क्या लगाने के लिए? फोर्स। तो हमें बताना है फोर्स लगाना है किस डायरेक्शन पे, फोर्स लगाना है किस डायरेक्शन पे। तो फोर्स का ये हो गया मैग्नीट्यूड, और किधर लगाना है ये। तो इन दोनों चीजों को हमें एक साथ रिप्रेजेंट करना होगा। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एरो का इस्तेमाल करेंगे। एरो जितना ज़्यादा लंबा होगा, जितनी ज़्यादा उसकी लेंथ होगी, वो रिप्रेजेंट करेगा उसका मैग्नीट्यूड। तो बात आ गई क्या? लेंथ रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड, और जिधर एरो का फेस होगा इस तरीके से, वो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन। तो कहीं पर भी अगर किसी बॉडी का मूवमेंट हमें बताना है, उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है या डिस्प्लेसमेंट हमें रिप्रेजेंट करना है, उस पर एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, तो हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? ये तो रिप्रेजेंटेशन था कॉपी में, कि अगर हम लोग लिखना चाहें कि डिस्प्लेसमेंट को कि x इज इक्वल टू दिस, तो उसको कैसे लिखेंगे, कि पता कैसे चलेगा कि हम एक वेक्टर क्वांटिटी को यहां पर लिख रहे हैं। बुक वगैरह में इसको हम लोग क्या करते हैं, बोल्ड लेटर्स पे लिखते हैं, ठीक है, इसको ऐसे बोल्ड लेटर पे। बट हर बार फिजिबल नहीं होता है उसको बोल्ड कर करके लिखना। जब हम लोग कॉपी वगैरह में लिखते हैं तो इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन को यूज करते हैं। फिर जो वेक्टर है, जैसे कि हम लोग ने स्केलर्स को ऐड किया, तो यहां पर हम लोग वेक्टर्स को भी ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। बट इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का जो रूल है वो थोड़ा सा अलग होता है, जिसको हम कहते हैं वेक्टर एडिशन। ये हम लोग सिंपली ऐसे नहीं कर सकते जैसे कि 2 + 3 = 5। 2 किस डायरेक्शन में है, 5 किस डायरेक्शन में है, ये भी तो इफेक्ट डालेगा। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, इसको इधर कोई खींच रहा है और इसको इधर खींच रहा है, जैसे होता है टग ऑफ वॉर में, मतलब रस्सा कस्सी जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो एक रस्सी को लोग इधर भी खींच रहे होते हैं और इधर भी खींच रहे होते हैं। तो कोई एक हम लोग की पोजीशन ऐसी आती है जहां पर वो किसी भी तरफ मूवमेंट नहीं हो रहा होता। फोर्स तो लग रहा है, फोर्स इधर भी लग रहा है और इधर, जबकि दोनों तरफ के फोर्स कैसे होते हैं, बराबर हो जाते हैं, तो उनमें किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं होता। तो जो नेट फोर्स वहां पर अप्लाई हो रहा है वो 0 हो गया। तो फोर्स तो लग रहा है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो वो हम लोग का क्या हो जाता है, उस तरीके से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। तो यहां पर जो वेक्टर एडिशन हम लोग का टर्म आता है, इसका मतलब ये है कि वहां पर हम लोग को मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी यूज करना होता है। क्लियर? अब इसमें और एक चीज है, जैसे कि वेक्टर है जैसे हम लोग के, तो किसी एक डायरेक्शन में ऐसे हम लोग ने यूज किया, ठीक है, वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट किया कि इस डायरेक्शन में लेट अस सपोज कि फोर्स लग रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस फोर्स को ब्रेक कर सकते हैं 2 कंपोनेंट्स पे, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। अब ये कैसे होता है, इसको अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अब भी हम लोग को वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में ही पढ़ना है। क्लियर? आगे चलते हैं। और अब हम लोग की बात आती है पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, क्योंकि ये मैंने क्या कहा कि मोशन इन डायमेंशन को पढ़ने के लिए हम लोग को अभी अपने कुछ टूल्स को डेवलप करना है, जो कि कहलाते हैं हम लोग के मैथमेटिकल टूल्स, ठीक है, या फिर मैथमेटिकल मेथड्स। तो ये है वो। तो अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। पोजीशन वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर का मतलब कि जैसे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में बताना पड़ेगा कि वो किस जगह पर है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग का कार्टेशियन सिस्टम है, ठीक है, जिसपे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसे बनाते हैं, उनका यूज करके यहां पर हम लोग कुछ इस तरीके से बता सकते हैं। जैसे कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को इस पाथ पर, ये जो ऐसा ब्लू कलर का पाथ बना हुआ है, इस पाथ पर इस पॉइंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं आर वेक्टर की हेल्प से। एक ऐसा वेक्टर बना के, जो वेक्टर कहां से चालू हो रहा है, 0 0 से चालू हो रहा है और इस पॉइंट तक जा रहा है, तो इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो वेक्टर है ये आर, इसको हम लोग कहते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। दूसरा, जैसे कि हमें पी प्राइम को अगर रिप्रेजेंट करना है, तो इस जगह पर क्या करेंगे, हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे आर प्राइम की हेल्प से। तो ये जो आर है, ये क्या कहलाता है, हम लोग का पोजीशन वेक्टर, जो कि ये है इस जगह पर ऐसे। क्लियर? फिर बात आती है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। तो इसी जगह पर जो मूवमेंट हो रहा है, उसका पाथ क्या है, पाथ ये है, ये जो ब्लू कलर से बना हुआ है, ये
पाथ ये है, कोई बॉडी जो है वो इधर मूव कर रही है, इस एक्स वाई प्लेन पे बॉडी ऐसे मूव कर रही है, बॉडी यहां से चली और एक्चुअल में वो इधर से इधर होते हुए गई। बट इस जगह पर ये जो हम लोग का प्लेन है, अगर उस पर पूछा जाए डिस्प्लेस, अपनी जगह से वो खिसक कर कहां फाइनली पहुंच गई, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं जब, तो वो क्या कहलाता है, उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो वहां पर बना देते हैं क्या हम लोग, एक ऐसा एरो बना देते हैं, ऐसा ये करके ये, तो ये जो एरो बनता है इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्योंकि पहले पोजीशन क्या थी इस जगह पर, और हम मान सकते हैं कि ये जो पी प्राइम है वो इसकी अगर दूसरी पोजीशन है, तो ये हो गया इस ऑब्जेक्ट का इनिशियल से फाइनल तक हम लोग का ये जो फॉर्मूला वो हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, रिप्रेजेंट द एब्सोल्यूट लोकेशन ऑफ पॉइंट इन स्पेस, किसी स्पेस में कहीं पर भी वो जो होता है पॉइंट, उसको हम लोग पोजीशन वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है जो इधर से लेकर इधर तक जैसा हम लोग का ये डिस्प्लेस हो रहा है, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक चीज आई कि ये जो यहां पर देखिए ये ऐसा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सॉरी ये ऐसे एक्चुअल लेंथ कवर की गई है, जो डिस्टेंस कवर की गई है वो ज्यादा है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस से कम होगी या तो बराबर होगी, ज्यादा कभी नहीं हो सकती। तो डिस्टेंस हमेशा बड़ी होगी या तो बराबर होगी डिस्प्लेसमेंट से। क्लियर, जैसे यहां से कोई आदमी चला इनिशियली और यहां तक गया और यहां से वापस यहां आ गया, तो पाथ चला कितना, यहां से यहां, फिर यहां से यहां से जाके यहां तक, ये टोटल पाथ हो गया, तो ये डिस्टेंस हो गए। जबकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कितना हम लोग एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देख सकते हैं, वो ये है। तो देखो यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, कम हो गया डिस्टेंस से। क्लियर, तो ये चीजें हमें यहां पर ध्यान रखनी है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में, पोजीशन के बारे में। अब आगे हम लोग देखते हैं कि अगर किसी दो वेक्टर की बात करी जाए तो क्या वो दो वेक्टर हम लोग के सेम हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, उनकी कंडीशन क्या है? उनकी कंडीशन ये है कि जैसे वेक्टर जो है, वेक्टर क्वांटिटीज, उनमें दो चीजें हम लोग देखते हैं, एक तो होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा देखते हैं उसका डायरेक्शन। क्लियर, तो किसी भी वेक्टर को अगर हम लोग ये कहें कि ये दो वेक्टर और ये दो वेक्टर, जैसे कि ये बने हुए हैं वेक्टर ए और बी, ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों तभी इक्वल होंगे जब इनके मैग्नीट्यूड क्या पता, यहां पर इस एरो से क्या पता चलता है, जो इसकी एरो की लेंथ होती है उससे उसका मैग्नीट्यूड पता चलता है। तो जब इन दोनों एरोस की लेंथ कैसी हो, सेम हो, और इनका जो डायरेक्शन है वो भी सेम हो, तभी दो वेक्टर्स ए और बी जैसे यहां पर दिए हुए हैं वो इक्वल कहलाएंगे। तो इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स, अगर हमें वेक्टर्स को इक्वल देखना है तो ये हम लोग के पास कंडीशन होनी चाहिए, ये वहां पर सेटिस्फाई होना चाहिए। फिर क्या है हम लोग के पास, जैसे अनइक्वल वेक्टर्स की बात करें तो ये जैसे ए प्राइम है और बी प्राइम, देखिए इनकी लेंथ तो सेम है, इनकी लेंथ तो सेम है, ओ प्राइम से पी प्राइम तक अगर बात करें, इसको प्राइम कहते हैं, ये जो निशान बना हुआ है पी प्राइम और ओ प्राइम, तो ये जो यहां पर बना हुआ है निशान ओ प्राइम से और पी प्राइम के बीच में, मतलब ऐसे देखें ये जो वेक्टर बने हुए हैं, इस पे और इस पे जो इनका मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है, बट डायरेक्शन डिफरेंट है। इस वजह से सेम मैग्नीट्यूड के होने के बावजूद इन वेक्टर्स को हम लोग इक्वल वेक्टर्स नहीं कहेंगे। तो वेक्टर्स किससे मिलकर बने होते हैं या उनमें क्या क्या हम लोग देखते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो कभी भी वेक्टर्स की बात आती है, वेक्टर क्वांटिटीज की बात आती है, तो वहां पर हम लोग को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को कंसीडर करना होता है। क्लियर, अब देखिए वेक्टर से रिलेटेड जो आगे की चीजें हैं, जैसे कि वेक्टर एडिशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, यूनिट वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, या फिर अगर हम लोग को वेक्टर्स को रिजॉल्व करना है, उन सबको इस एग्जाम्पल से बहुत बढ़िया तरीके से समझा जा सकता है। जैसे कि यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि एक सेंटीपीड है जिसको ये चींटियां मिलकर क्या कर रही हैं, अपने साथ खींचकर ले जा रही हैं। क्या अकेली ये चींटी कर पाती काम? नहीं कर पाती। तो ये चींटियों ने क्या किया, मिलकर काम किया, और कैसे किया वो देखिए। ये जो यहां पर चींटियां लगी हुई हैं वो क्या कर रही हैं, इस सेंटीपीड को उठा रखी हैं थोड़ा बहुत,
और इधर वाली चीटियां जो है वो क्या कर रही हैं उनको देखिए। ये जो बीच वाली लाइन दिख रही है ऐसे, ये वाली, ये पूरी एक लंबी सी लाइन बनी हुई है। कब? जब इसमें एक ये चीटी, फिर ये दूसरी चीटी, ये तीसरी चीटी, ये चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, इस तरह करते करते जुड़ती हुई यहां पर गई है। क्लियर? तो एक जो चीटी है उसको अगर हम लोग वेक्टर नाम दे दें कि किसी भी तरीके का एक फोर्स वेक्टर है, जो एक सिंगल एंट है वो क्या है हम लोग का एक यूनिट फोर्स है। क्या है? एक यूनिट फोर्स या एक यूनिट वेक्टर, किसी भी तरीके का एक यूनिट है। ये हम क्या मान रहे हैं? एक यूनिट है, एक एंट एक यूनिट है। और ये 10 जो एंट है वो एक ही डायरेक्शन पे ऐसे क्या हो गई? ऐड हो गई। तो यहां पर हम मान सकते हैं कि ये मिलकर कोई एक बड़ी सी ऐसी चीज यहां पर फॉर्म हो गई। मतलब क्या हुआ कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ ऐड कर सकते हैं हम लोग। क्लियर? और इसी चीज को ऐसे भी देखा जा सकता है कि जैसे ये यहां पर एक चीटी है, तो यहां पर अगर हम लोग उसका 10 से मल्टीप्लाई कर दे, 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 10 चीटियों की बात होगी। तो एक चीटी अगर इधर इस वेक्टर की बात हो रही है तो उस पर 10 का मल्टीप्लाई किया, मतलब इसी डायरेक्शन में 10 चीटियां। ठीक है? और अगर इस वाले पे बात की जाए, इधर ये जो दूसरी बनी हुई है बगल में ट्रेल ऐसे बनी हुई है, ये इस जगह पर, ये तो इस जगह पर जो चीटियां हैं उस पे अगर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर इस तरफ वो मल्टीप्लाई ऐसे हो जाएगा। क्लियर? तो हम लोग वेक्टर्स को क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि ये चीटी है, इसका डायरेक्शन क्या है? बाकी चीटियों से अलग है, इस चीटी का भी। तो हो सकता है ये क्या कर रही हो? इस चीज को रिटार्ड कर रही हो, आगे बढ़ने से रोक रही हो। क्लियर? तो यहां पर हम लोग का जो वेक्टर है वो एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट भी होता है, बट उसको हम एडिशन के थ्रू ही करते हैं। और वो कैसे करते हैं वो अभी आगे देखेंगे। बट मैं एक एग्जाम्पल यहां पर समझाना चाह रहा हूं कि वेक्टर्स हम लोग सिर्फ एक मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट नहीं है, इसकी जरूरत होती है एक हमें फिजिकल फेनोमेना को समझने के लिए। अब यहां पर बात आती है हम लोग की, जैसे कि समझ लिया एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन की, यहां पर ऐसा होता है। तो अब यहां पर क्या बात आ रही है? रिजल्टेंट वेक्टर की। ये जो है चीटियां 1 2 3 4 ऐसे करते करते ये सारी चीटियां क्या हो रही हैं? एक दूसरे पर जब एडअप हो रही हैं तो एक हमें रिजल्टेंट एक वेक्टर हम लोग को ऐसे मिल रहा है, जो कि फाइनली इस डायरेक्शन में ऐसे इसको पुश कर रहा है। साथ ही साथ ये जो देखिए चीटियां हैं, इनका जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है। इन चीटियों का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है कुछ, और इन चीटियों का डायरेक्शन इधर है। बट ये जो सेंटीपीड मूव कर रहा होगा वो फाइनली किसी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये आई थिंक वीडियोग्राफ है, ये कहीं से लिया था, तो उस पर ये जो इसका मूवमेंट हो रहा था वो इस डायरेक्शन में हो रहा था जिस पे ये रिप्रेजेंट हो रहा है। मतलब कि देखिए इन चीटियों की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है मूवमेंट की, और इनकी इस तरफ है। मतलब कि फोर्स इधर लगा रही होंगी, ये इधर लगा रही होंगी, और ये इस डायरेक्शन में लगा रही होंगी। बट फिर भी इसका जो मोशन था वो एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहा था। इसका मतलब कि किसी पॉइंट पर अगर हम लोग बहुत ढेर सारे फोर्स लगाएं तो उनका एक रिजल्टेंट निकल के आता है। बात समझ पे आई? उनका एक रिजल्टेंट निकल के आता है, उसी डायरेक्शन में वो चीज फिर मूव करेगी। क्लियर? तो यहां पर हम अब रिजल्टेंट के बारे में भी समझेंगे कि अगर हम लोग को दिया हुआ है तो हम उसको कैसे निकालेंगे, कैसे उसको निकालते हैं, कैसे रिजॉल्व करते हैं, ये सब। साथ ही साथ इस पे एक और चीज आती है और वो है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजल्टेंट और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ये दो अलग अलग चीजें हैं। रिजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि जैसे ये एक वेक्टर बड़ा सा बना दिया मैंने, ठीक है, ये वेक्टर जो बीच में ऐसे बना हुआ है, इस वेक्टर को अगर मैं थोड़ा सा और ऐसे बड़ा सा बनाऊं, क्योंकि ये तो इधर है और इन दोनों का भी तो कंट्रीब्यूशन इधर होगा, इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा था ये चीज। तो यहां पर क्या है कि इस पूरे वेक्टर को देखो कंपोनेंट्स पे ब्रेक किया जा सकता है। किस किस कंपोनेंट पे? कि एक तो जो चीटियां पीछे चल रही थी वो इधर चल रही थी और इसकी वजह से चल रही थी,
मतलब इधर चींटियां चल रही थी इस डायरेक्शन में चलते हुए और इधर जा रही थी। तो ये जो फाइनल ऐसा फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो लोग मूव करते हुए चले जा रहे थे और जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, तो उधर जाने के लिए 3 यहां पर फोर्स रिस्पॉन्सिबल थे, 3 डायरेक्शन में फोर्स रिस्पॉन्सिबल थे। तो वो क्या हो गया, एक बड़े वेक्टर, ये जो येलो वेक्टर बड़ा सा बना हुआ है, इस वेक्टर के 3 ये ग्रीन कलर वाले कंपोनेंट्स कहलाएंगे और इसको हम कहेंगे कि रिजॉल्व करना। इस वेक्टर को, येलो कलर वाले वेक्टर को हम लोग ने 3 ग्रीन कलर के वेक्टर में रिजॉल्व कर दिया, ब्रेक कर दिया। क्लियर? तो ये होता है उसको रिजॉल्व करने का मतलब। अब कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो आगे की बात आगे समझेंगे। फिर बात आती है यूनिट वेक्टर की। तो जैसे कि अभी मैं यहां पर ये चीज बोली मैंने, ये यूनिट वेक्टर, तो यहां पर यूनिट वेक्टर से मतलब ये है कि जैसे ये एक यूनिट वेक्टर हो, ठीक है, ये यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हम लोग का 1 होता है और वो सिर्फ डायरेक्शन दिखाने का काम करता है। मतलब उस पर कुछ मैग्नीट्यूड नहीं होता, जैसे 2 या 3 ऐसा नहीं हो सकता। वो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा और वो मेनली यूज किया जाता है यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब वही यूनिट वेक्टर जब कई ढेर सारे मिल जाते हैं इस तरीके से, जैसे 1 2 3 4 5 6 यूनिट वेक्टर क्या हो गए, मिल गए, तो हमारा एक फाइनल यहां पर एक वेक्टर फॉर्म हो जाता है। तो अब ये जो बड़ा सा हम लोग का एक वेक्टर फॉर्म हुआ, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो वेक्टर है वो कैसे फॉर्म हुआ, जब हमने एक यूनिट वेक्टर में 1 2 3 4 5 6 मैग्नीट्यूड, जो भी मैग्नीट्यूड है, मान लीजिए न्यूटन है अगर फोर्स की बात करें, तो 6 न्यूटन को मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे इस डायरेक्शन में, 6 न्यूटन को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इस डायरेक्शन पे, तो हम लोग का ये वाला वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। तो ये यूनिट वेक्टर हो गया और इस पे जब इसको 6 बार ऐसे इधर कर देंगे तो हम लोग का इधर ये चीज फाइनली 6 न्यूटन का फॉर्म हो जाएगा। क्लियर? एक एक ऐसे करता हुआ, 1 2 3 ऐसे करते हुए 6 लोग। तो यूनिट वेक्टर होता है बेसिकली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, और क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड होता है 1, तो यूनिट वेक्टर हम लोग का रिप्रेजेंट डायरेक्शन करने के लिए होता है। और इस पे जैसे कि हम लोग का कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई, और ये वाई प्राइम और एक्स प्राइम, इस पे अगर जेड भी ऐड करना चाहें तो ये इधर हो जाएगा हम लोग का जेड और ये हो जाएगा जेड प्राइम। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इस डायरेक्शन पे एक्स की डायरेक्शन में जो छोटा सा हम लोग का सिंगल हम यूनिट का या फिर कह लीजिए 1 यूनिट का जो वेक्टर होता है उसको हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं, और वो सिर्फ रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन। और इसको हम लोग यहां पर जो यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होता है उसको कहते हैं आई से डिनोट करते हैं, आई कैप से। और जो यूनिट वेक्टर एक्स पे तो बात हो गई, जो वाई की डायरेक्शन में होता है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, सिर्फ 1 है, और वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन, किस डायरेक्शन पे, वाई एक्सिस की डायरेक्शन पे, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जे से, और वो भी जे कैप, कैप यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा होता है यूनिट वेक्टर, और ये इधर हो जाता है जेड की डायरेक्शन में, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं के से, के कैप से। तो आई कैप, जे कैप और के कैप, ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में। अगर हम लोग जेड प्राइम की बात करें तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस के, और एक्स प्राइम की बात करें तो आ जाएगा माइनस आई, और यहाँ पर अगर बात करें वाई प्राइम की तरफ तो ये हो जाएगा माइनस जे। क्लियर? तो अब इन्हीं चीज़ों को जहाँ पर है हम लोग का वेक्टर एडिशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, यूनिट वेक्टर, वेक्टर रिजोल्यूशन, रिजल्टेंट वेक्टर, और हम लोग के जो भी चीज़ें हैं उनको सबको अब आगे पढ़ते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ये तो हम लोग समझ पे आ गया कि नेचर में वेक्टर्स का यूज होता है। क्लियर? तो देखिए अब क्या आया हम लोग के पास, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर। जब किसी वेक्टर को, किसी गिवन वेक्टर को जब हम लोग रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है, जैसे ये ए है, ए एक वेक्टर है, वेक्टर क्या है, एरो है ये, ठीक है, वेक्टर क्या है, यहां पर ये एक एरो है, और इस एरो को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हुआ, 2 गुना हो गया। किस डायरेक्शन में, वो उसी डायरेक्शन में हुआ जो उसकी पहले डायरेक्शन थी। जब मल्टीप्लाई होता है किसी नंबर का किसी गिवन वेक्टर में, तो डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता है। तो जब ए था उस पर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया क्या, 2a। उसी डायरेक्शन में लंबाई जो थी इस वेक्टर की वो हो गई 2 गुनी।
इसी तरीके से अगर कोई वेक्टर यहां पर दिया हुआ है a और उस पर -1 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, किसका, -1 का, तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी और मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा। तो माइनस यहां पर क्या रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है माइनस, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहां पर माइनस का मतलब है डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। डायरेक्शन क्या है, जस्ट अपोजिट। -1 का मतलब मैग्नीट्यूड उतना ही और जस्ट अपोजिट हो गया। और अगर यहां पर ये a है और -1.5 का मल्टीप्लाई कर दिया है, तो माइनस क्या करेगा, माइनस उसकी डायरेक्शन अपोजिट करेगा और 1.5 उसकी लेंथ को इंक्रीज कर देगा। तो मल्टीप्लाई जब करते हैं हम लोग, तो वहां पर दो चीजें आती हैं। एक तो होता है कि हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का, और दूसरा होता है कि उस पर कितना हम लोग नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, मैग्नीट्यूड मतलब कितना मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो वो क्या करता है, हम लोग इस तरीके से दो चीजों से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो गया, ये कर रहा है यहां पर डायरेक्शन को चेंज। तो जो माइनस है वो चेंज करता है डायरेक्शन को, और ये जो होता है ये चेंज करता है लेंथ को। तो यहां पर ये दो चीजें हमें ध्यान रखनी है। क्लियर। आगे अब क्या बात आती है हम इस पे हम लोग की, वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की। और इस पे भी पर्टिकुलरली हम लोग बात कर रहे हैं ग्राफिकल मेथड की। ग्राफिकल मेथड क्यों, जैसे कि मैंने बताया कि जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनमें मौजूद होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। क्या क्या मौजूद होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन उनमें मौजूद होता है तो हमें हर वक्त जो डायरेक्शन है उसका ख्याल रखना होगा। तो वेक्टर्स को जब हम लोग ऐड करते हैं, जैसे कि एक हम लोग के पास वेक्टर है a और दूसरा वेक्टर है b, तो इनको ऐड करने के लिए हम लोग के पास दो तरीके होते हैं। एक होता है ट्राइंगल लॉ और दूसरा होता है पैरेललोग्राम लॉ। तो इन दोनों को अभी हम लोग पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर अभी बताने वाला हूं मैं ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। जैसे कि यहाँ पर क्या करते हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर्स को कैसे करते हैं। जैसे ये वेक्टर है, तो एक वेक्टर है, अगर मैंने कह दिया कि a प्लस बी का मतलब a को ऐसे पुट कर दो, a को ऐसे पुट कर दो, तो ये पुट कर दिया a, और उस पे जो b है a के टिप में b का जो बेस है, ये एंड पॉइंट जो है उसको पुट कर दो। अब देखो वेक्टर हमें यहां पर दो दिए हुए हैं। एक खास बात वेक्टर्स में और होती है कि अगर हम लोग वेक्टर को मूव कराएं, ठीक है, इधर से इधर, उसका बिना डायरेक्शन मतलब ओरिएंटेशन बिना चेंज किए हुए, तो वेक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब जैसे ये पेन है, ठीक है, अगर ये किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पेन अगर किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या होगा, अगर इसको ऐसे ऐसे मूव करा दिया जाए, ठीक है, तो ये किसी भी जो क्वांटिटी है उस पर किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं कर रहा है। अगर इसी को ऐसे कर दिया जाता तो डायरेक्शन चेंज हो गई ना, तो वेक्टर भी चेंज हो गए। अगर ऐसा ही है तो मैग्नीट्यूड सेम, और इसी तरीके से कहीं पर भी मूवमेंट कर ले ऐसे ऐसे, तो वो डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रहा, यानी कि ओरिएंटेशन में चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब कि उस वेक्टर पे भी चेंज नहीं होगा। तो वेक्टर चेंज कब होते हैं, वेक्टर इक्वल कब होते हैं, जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होता है। अभी बता के आए थे ना थोड़ी देर पहले इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स पे। उसी चीज का यूज करके हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे कि ये जो वेक्टर है, अगर इसको हम लोग क्या करें, ऐसे डिस्प्लेस करके यहाँ पर रख लें, और इस बी वाले को डिस्प्लेस करके ये जो इसका एंड पॉइंट है इसके यहाँ पर टिप पर ऐसे पुट कर दें, तो ए के जो एंड पॉइंट था वहां से फिर ऐसा जैसे ये ब्लू लाइन ड्रॉ करी ना यहां से यहां तक, ये एरो रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट का मतलब कि अगर किसी बॉडी पर ये वाला इस डायरेक्शन पे फोर्स, मतलब इस तरीके का फोर्स अगर अप्लाई करें, और इस तरीके के, देखिए फोर्स को बार बार मैं क्यों एग्जांपल ले रहा हूं, क्योंकि उससे चीजों को समझना आसान है, ठीक है। उस पे आप लोग महसूस कर सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल दिया था कि दो बच्चे आपको खींच रहे हैं, उसको आप महसूस कर सकते हैं। तो यहां पर क्या है कि ये अगर कोई बॉडी है उस पर फोर्स इधर लगेगा और इधर लगेगा, तो वो बॉडी ना तो इधर जाएगी ना तो इधर जाएगी, इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा, जो कि होगा इस डायरेक्शन में, वो इधर जाएगी। क्लियर। इस लॉ को हम लोग कहते हैं यहां पर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर। या फिर इसको टिप टू टेल मेथड भी कहते हैं। तो ट्राइंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन है ये हम लोग का। क्लियर। कैसे यूज करते हैं वो बता दिया। आगे चलते हैं। अब आगे है हम लोग का पैरेललोग्राम मेथड। उसमें क्या करते हैं, देखिए वेक्टर वही ए और बी,
यहाँ पर जैसे कि ये ए और बी वेक्टर है हम लोग के, तो ए की डायरेक्शन है इधर और बी की डायरेक्शन है इधर। तो यहाँ पर इन दो वेक्टर्स को सिंपली हम लोग एक दूसरे के जो एंड पॉइंट होते हैं वहां से टच करते हैं। पैरेललोग्राम मेथड पे क्या करते हैं, जो इनके एंड पॉइंट होते हैं वहां पर इन दोनों को आपस में टच करते हैं। तो जब ये आपस में टच ऐसे कर देते हैं, उसके बाद अब हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है कि किधर जाएगा। तो इस जगह से एक लाइन ड्रॉ करते हैं डॉटेड ऐसे, जो कि उतनी ही लंबी होती है जितने की ये जो वेक्टर हमारा ए है वो होता है, और ये जो लाइन होती है इस ए के जस्ट पैरेलल होती है। जैसे कि हम लोग एक पैरेललोग्राम को ड्रॉ करना चाह रहे हैं, पैरेललोग्राम की ये साइड बराबर होती है और पैरेलल होती है इसके, एग्जैक्टली वैसा ही। तो ये किया, और फिर इधर से ये वाला जो बी वेक्टर है उसको ऐसे यहां पर हम लोग ऐसे बना देते हैं, और फिर यहां से एक ऐसा स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो ये निकल के आता है इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर। ये निकल के आया ना आर से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। और ये क्या हो गया हम लोग का, आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो इस तरीके से जब हम लोग लिखते हैं दो वेक्टर्स का सम, तो इसको कहते हैं वेक्टर एडिशन। और ये हम लोग का है लॉ ऑफ, हम लोग का पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब देखिए इस पे हम लोग इसको देख सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था या ट्राइंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन था उससे बहुत ज्यादा अलग नहीं है। क्यों नहीं है? अगर इसी को मैं डिस्प्लेस करके इस जगह पर रख दूं, जैसे कि ये रख दिया, तो ये हो गया हमारा एक वेक्टर, उसकी टिप में इसकी टेल इस वेक्टर की यहां पर रख दी गई है, और यहां से ऐसे ही ड्रॉ करना होता है। तो सेम चीज ही तो है यहाँ पर पैरेललोग्राम जैसा ही तो ये बन रहा है अगर डॉटेड लाइन ऐसे बनाए। तो ये दोनों कैसे होते हैं, डिफरेंट चीजें नहीं है, बट इनको यूज करने का तरीका हम लोग का डिफरेंट होता है। एक और चीज, ये जो हम लोग का वेक्टर्स है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन तो बहुत नहीं आते हैं एग्जामिनेशंस पे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहां पर इनका यूज बहुत होता है। क्लियर? अब देखिए, मतलब कि जो दूसरे क्वेश्चन होते हैं आगे, जो हम लोग के क्वेश्चन आएंगे, जो उस पे चीजें आएंगी, उनको जो भी चीजें हैं उनपे वेक्टर का यूज बहुत होगा, क्योंकि हमें फोर्स पढ़ना है या इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़नी है या हमें टॉर्क के बारे में पढ़ना है, तो वहां पे ये सब के सब वेक्टर्स हैं, तो वहां पर इसकी जरूरत पड़ती है। क्लियर? अब इस पे दिया हुआ है जैसे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर ग्राफिकल मेथड, तो यहां पर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि फॉलो होनी चाहिए। अभी बता दिया ग्राफिकल मेथड में हम लोग ग्राफ का यूज करके वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। हाँ, सब्ट्रैक्ट करने की बात थी अगर, तो जैसे कि a माइनस बी ऐसे लिखा है, हमें दो वेक्टर्स माइनस करने हैं। इसका मतलब ये है कि a प्लस और माइनस बी। माइनस क्या करता है, माइनस क्या है यहां पर, एक तरीके से मल्टीप्लीकेशन है बी वेक्टर पे। तो लेट अस सपोज अगर ए वेक्टर ऐसा था और बी वेक्टर जो था वो ऐसा था, तो यहां पर क्या हुआ, इस बी पे -1 का मल्टीप्लाई हुआ, और माइनस क्या करता है, डायरेक्शन चेंज करता है। तो माइनस बी जो होगा वो इस डायरेक्शन पे आ जाएगा। तो अब इन दो वेक्टर्स को, ये जो पूरा ये वेक्टर बना हुआ ना, ये माइनस बी है वेक्टर, इसका पूरा नाम है माइनस बी वेक्टर, और इसको ऐड कर देंगे, इस वेक्टर को और इस वेक्टर को, सिंपली जैसे करते आए हैं। तो ये हम लोग वैसे निकालते हैं। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको ध्यान में रखना होता है कभी भी जब हम लोग वेक्टर एडिशन करते हैं। जैसे कि एक वेक्टर ए है, दूसरा बी है, उसको अगर ऐड करें हम लोग a प्लस बी, तो वो b प्लस ए के बराबर होता है, यानी कि वो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। फिर उसके बाद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर हम लोग के पास तीन वेक्टर हैं a, b और c, तो अगर पहले दो वेक्टर्स a प्लस बी को ऐड कर दिया जाए, फिर उस पर तीसरे वेक्टर c को ऐड करें, तो वो बराबर होगा कि पहले b और c को ऐड कर दें, फिर a को ऐड करें। बॉड मास रूल यही होता है ना, जैसे ब्रैकेट लगा दिया तो अंदर वाले को पहले सॉल्व करो, उसके बाद फिर बाहर वाले को उससे सॉल्व करो। और यहाँ पर क्या है, जैसे b प्लस सी, उसको पहले करो फिर उसके बाद a को। तो ये चीज़ें यहाँ पर क्या आ जाती हैं हम लोग की, ऐसे निकल के बन जाती हैं कि एक दूसरे पर डिपेंड जो यहाँ पर है वो इस तरीके से करती हैं कि दोनों का आंसर हम लोग का बराबर निकल के आता है, चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे करें। उसके बाद है हम लोग के पास यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि अगर हम लोग ने वेक्टर को ऐड किया है, a प्लस बी और b प्लस ए किया है, तो उनको ऐड करने के बाद
ये क्लोजर प्रॉपर्टी, जैसे ए को बी पे ऐड किया है तो इनको ऐड करने के बाद जो हमें वेक्टर मिलेगा वो एक हमें मतलब जो क्वांटिटी मिलेगी वो एक वेक्टर ही होगी, ठीक है। ए और बी अगर दो वेक्टर हैं उनको ऐड किया तो हमें एक वेक्टर ही आगे मिलेगा, ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट, जैसे ये जीरो है कि जब जीरो को ए पे ऐड करेंगे तो हमें फिर ए ही मिलेगा, आगे कुछ और चेंजेस नहीं आएंगे उस पर। और फिर इनवर्स एलिमेंट ये है, इनवर्स का मतलब होता है कि अगर कोई एक वेक्टर है उस पर किसी दूसरे वेक्टर को ऐड करें और वो जीरो दे दे तो वो दूसरा वेक्टर क्या होगा, उसका जस्ट अपोजिट, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो आ गया जीरो। तो ये जो हम लोग का निकल के आया ये ए जो है ये कहलाता है इनवर्स एलिमेंट। और फिर है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पर, जैसे कि अगर हम लोग के पास ये है कि ए प्लस बी और उस पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं के का, तो के का जब इस पर मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया यहाँ पर के ए और यहाँ पर के ऐसे बी। क्लियर, ये होता है हम लोग का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फिर अब इस पे आगे जो हम लोग को पढ़ना है उसमें ऐसी चीजें पढ़नी है जैसे कि यूनिट वेक्टर के बारे में भी बात करी थी। तो यूनिट वेक्टर को अगर हमें यहाँ पर पढ़ना है तो देखिए उसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा याद करते हैं जो अभी हम लोग पढ़ के आए थे कि एक जो यूनिट वेक्टर होता है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो यूनिट होता है, यूनिटी होता है, मतलब वन होता है। तो अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें एक्स वाई जेड तो उस पे एक्स एक्सिस वाले को हम लोग आई कैप से डिनोट करते हैं और जे पे हम लोग वाई पे जे कैप से और जेड पे के कैप से, ये होता है। क्लियर, तो अ यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड एंड पॉइंट्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर जो मेनली होता है, ध्यान रखिएगा, वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। इसकी ना तो कोई डायमेंशन होती है ना तो यूनिट। हम लोग ये नहीं कहेंगे कि इस डायरेक्शन में इतना या फोर्स की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, या इस पे हम लोग ये भी नहीं बात कर रहे हैं कि ये टॉर्क है या डिस्प्लेसमेंट है, ये कुछ नहीं बोल रहे हम लोग, सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन को। जैसे कि एक्स एक्सिस जो होती है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। इसी में अगर हम लोग टाइम ले लें, अगर जैसे कि ये बनाया और ये एक्स है और ये वाई है, एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे अगर हम लोग टाइम को लिख दें तो ये टाइम को रिप्रेजेंट करने लगता है एक्स एक्सिस। और वैसे ही अगर यहाँ पर हम लोग वेलोसिटी रख दें तो ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने लगता है वाई एक्सिस, हर एक पॉइंट उसका। तो इसी तरीके से यूनिट वेक्टर भी होते हैं। यूनिट वेक्टर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं जब उनमें हम लोग ऐसे लिख दें 6i, ठीक है। और ये है क्या, मतलब अगर ऐसे लिख दिया कि x वेक्टर ऐसे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसी चीज का xi लिख दिया, तो xi कैप लिखने का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट हुआ है किस तरफ, x डायरेक्शन पे। कौन बता रहा है, कहां से पता चल रहा है इस पे, और कितना हुआ है 6, और अगर यहां पर मीटर लिख दो तो 6 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। किस डायरेक्शन में, i डायरेक्शन में। i डायरेक्शन मतलब x एक्सिस पे, i कैप यहां पर बेसिकली उसको कहते हैं। फिर इसमें और जो हमें पॉइंट ध्यान में रखने हैं कि जो ये है यूनिट वेक्टर वो डायरेक्शन बताता है, और यहाँ जो हम लोग के कोऑर्डिनेट सिस्टम है इनमें एक दूसरा के साथ ये जो एंगल फॉर्म करते हैं वो होता है 90 डिग्री। मतलब आई और के बीच में 90, आई और जे के बीच में 90, जे और के बीच में 90। ये हमें चीजें ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। अब बात आती है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की। वही एग्जांपल सेंटीपीड वाला, जैसे अभी लिया था एंट और सेंटीपीड का, उसी से कुछ समझा था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में। अब यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि अगर हम लोग के पास एक मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट है तो वो कैसे होता है, कैसे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, या कोऑर्डिनेट सिस्टम है हम लोग के पास जिसमें कि एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो उसमें किस तरीके से अगर ए वेक्टर है तो चीजें हम लोग की होती हैं। लेट अस सपोज ये हम लोग के पास ये क्या है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहां से एक वेक्टर ए है, और ये ए वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो इस वेक्टर को अगर हम लोग चाहें तो दो कंपोनेंट्स पे ब्रेक कर सकते हैं। ये कह सकते हैं कि ये जो रिजल्टेंट आ रहा है, एक तरीके से इसको रिजल्टेंट बोला जा सकता है कि ये जो रिजल्टेंट आ रहा है वो इन दो वेक्टर्स की वजह से होगा। तो ए का कंपोनेंट जब हम लोग देखते हैं कि एक्स डायरेक्शन में कितना होगा, और इसी ए का कंपोनेंट वाई एक्सिस में कितना होगा, जब हम लोग ये चीज देखते हैं तो ये क्या बन जाता है हम लोग का, इन वेक्टर्स को रिजॉल्व करना कहते हैं हम लोग। और यहां पर जो चीजें फॉर्म हुई वो क्या हुआ,
कि इस वेक्टर को दो कंपोनेंट्स पे ब्रेक कर दिया, और यही हम लोग का कहलाता है रिजोल्यूशन। तो ये जो ए एक्स एक्स है, ये क्या हो गया, ये कंपोनेंट हो गया ए वेक्टर का किस डायरेक्शन में, आई डायरेक्शन पे। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि इस पे ऐसा करने से हम लोग के पास जो कैलकुलेशन करना होता है वो आसान हो जाता है। और ये जो ए वाई है वो कंपोनेंट हो गया इस ए वेक्टर का जे कैप, मतलब कि वाई डायरेक्शन में। यानी कि कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि ये है यहां पर। और एक बात और, यहां पर जो जैसे ये बन रहा है, इस वेक्टर को अगर डिस्प्लेस करके यहां पर लाए तो ये बन जाएगा ऐसा, मतलब कि जे वाला कंपोनेंट, जे कैप की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है। और वो जो वेक्टर बना वो बना ये ए वाई जे कैप तो बता रहा है सिर्फ क्या, वाई एक्सिस पे उसका कंपोनेंट है, ये बता रहा है। तो ए जो है उसका अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, यानी कि मैग्नीट्यूड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या आप लोग ने पढ़ा ही होगा, बस यहाँ पे मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ चीज़ें से और अच्छे तरीके से। फिर भी अगर नहीं पता तो जान लीजिए कि अगर ये वेक्टर है और हम लोग को रिप्रेजेंट करना उसका मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पर लगा देते हैं ऐसे मॉड। तो ये निकल के आता है हम लोग का अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। क्यों, ये ए क्या है, ये हाइपोटेनस है ना। अगर यहाँ पर एक ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो अभी कुछ मिनट पहले ही मैंने बोला था ना कि ये जो आई कैप और जे कैप होते हैं वो कैसे होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो परपेंडिकुलर लेने की वजह से ही यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग जो पाइथागोरस थ्योरम है उसका यूज कर सकते हैं और इस तरीके से चीज़ों को लिख सकते हैं। तो जैसे कि ये अगर 3 है, ये ए एक्स की वैल्यू कितनी है 3i, और ये यहाँ पर ए वाई की वैल्यू कितनी है 4 है, तो ये हो गया 4j। ए एक्स की वैल्यू 3 और आई तो आई है, वो बता रहा है किस डायरेक्शन में, और ये ऐसे। तो ये जो होगा इसका मैग्नीट्यूड होगा 5। कैसे, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और इसको अंडर रूट करिए तो ये हो गया 9 प्लस 16, और इसको अंडर रूट करेंगे तो 25, ऐसे करके ये निकल के आ गया 5। तो 5 के दो कंपोनेंट ब्रेक हो गए, एक एक्स एक्सिस पे कितना हो गया 3, और वाई की डायरेक्शन में कितना 4। अब अगर ये डिस्प्लेसमेंट होता तो यहाँ पर 5 मीटर हो जाता, मतलब यहाँ पे 5 मीटर और ये मीटर में हो जाता। अगर फोर्स होता तो न्यूटन में हो जाता सब ये सारा, इस तरीके से। क्लियर। तो ये होता है हम लोग का कंपोनेंट्स पे चीज़ों को ब्रेक करना या वेक्टर्स को रिजॉल्व करना। और इसी चीज़ को अगर और हम लोग देखें तो ट्रिग्नोमेट्री से ही ये निकल के आता है कि ये जो ए एक्स है वो बराबर है ए वेक्टर के जो कंपोनेंट है यहाँ पर, मतलब मैग्नीट्यूड है उसका कॉस थीटा जब कर दे। कैसे, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, वो होता है यहां पर बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो एक्स अपॉन ए। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू कॉस थीटा, और यहां पर ये जो ए है वो इधर जब मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। और ए यहां पर क्या है हम लोग का वेक्टर का मॉड है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड है, तो ए एक्स ये निकल के आ गया। तो अगर किसी वेक्टर दिया हुआ है, कोई वेक्टर दिया हुआ है जो कि एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पे उसका जो कंपोनेंट होगा वो डायरेक्ट हम लोग उसके मॉड पे कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करते हैं निकाल सकते हैं। इसी तरीके से साइन थीटा वाला हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला रखेंगे तो ए वाई अपॉन ए आ जाएगा, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऐसे डिफाइंड है, और ये बराबर हो जाएगा ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। इस तरीके से निकल के आ जाएगा। और यहाँ पे वेक्टर पे अगर लिखना है तो ये बस इतना अंतर आया। तो आप लोग ने जो मैथ पढ़ी है 10th क्लास में उसी का यूज करिए, जो आपको नॉलेज है उसी पे बिल्डअप करिए। अलग से लेकर चलेंगे तो चीज़ें लॉस हो जाएंगी आपकी। जैसे कि आपके पास अगर एक बैग है तो आप सामान उसी में रखना पसंद करेंगे ना, ऐसा थोड़ी ना है कि आप हाथ में ही चीज़ों को लेते चले जाएंगे, कभी ना कभी तो गिरेंगी। तो जब भी कोई नई चीज़ पढ़े तो उसको अपने आप जो पिछला नॉलेज है उससे कनेक्ट करने की कोशिश करें, अपने जो डेली लाइफ में ऑब्जर्वेशन है उसको उससे कनेक्ट करने की कोशिश करें। अब हम लोग के पास यहाँ पर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पे ही और आगे चलते हैं। जैसे कि ये तो मैंने निकाल के दिखा दिया कि ए एक्स निकल के आ जाएगा क्या, मॉड ऑफ ए कॉस थीटा, और ए वाई निकल के आ जाएगा ये। और पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके अगर हम लोग को बात करनी है कि मैग्नीट्यूड कितना निकल के आएगा तो वो निकल के आ जाएगा इतना, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर।
और वो जो हम लोग का वहाँ पर थीटा एंगल दिया हुआ था, अगर उसको हमें फाइंड करना है तो वो कैसे फाइंड होगा? उसको फाइंड करने के लिए हम लोग सिंपली यहाँ पर जो ये जैसे थीटा एंगल निकालना था, ए ऐसा था, ए एक्स ऐसा था और ए वाई ऐसा था, तो उसके लिए क्या करेंगे, टैन थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। टैन थीटा क्या होता है? एक पाइथागोरस थ्योरम, सॉरी वो राइट एंगल ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम से तो हम लोग ने ये निकाल लिया। अब उसी राइट एंगल ट्राइंगल पे हमें यहाँ पर थीटा निकालना है कि इस रिजल्टेंट का जो थीटा फॉर्म हो रहा है वो कितना है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एंगल ये है तो इस वजह से ये यहाँ पर बन गया क्या, परपेंडिकुलर। तो ये कंपोनेंट कौन सा था, ए वाई कंपोनेंट था और ये ए एक्स कंपोनेंट था। तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ए वाई अपॉन ए एक्स, और यहां पर tan इनवर्स ले लेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू थीटा। ये निकल के आ गया जो कि ये दिया हुआ है। क्लियर? तो ये जो दो चीजें हैं ये ध्यान में रखिए बहुत ज्यादा कि जब भी हम कोऑर्डिनेट, किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम पे हमें बताना है कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, वेक्टर बताने के लिए हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बताना है ना, तो डायरेक्शन पता चलेगा इस थीटा से, डायरेक्शन पता चलेगा इस थीटा से, और ये जो है ये बताएगा उसका मैग्नीट्यूड। तो ये जो थीटा है ये बता रहा है डायरेक्शन, जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा तो डायरेक्शन क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। ये वेक्टर इस जगह पर कहीं पहुंच जाएगा, और जैसे जैसे यहाँ पर ये इसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा वैसे वैसे इसका ये भी बढ़ता जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ये हो गया और ये उसका डायरेक्शन हो गया। इस वजह से हम लोग हमेशा किसी भी वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन उसके हमेशा साथ साथ बात करते चलेंगे। क्लियर? आगे अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और बताइए कि इस पे आप क्या समझ पा रहे हैं क्या नहीं। तो जैसे इस पे दिया हुआ है द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर आर, द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर आर along द एक्स एक्सिस विल हैव मैक्सिमम वैल्यू इफ। तो हम लोग क्या करेंगे, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे और उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को बनाने के बाद यहां पर एक आर वेक्टर बनाएंगे ऐसे, और उस आर वेक्टर को बनाने के बाद यहां पर एक एंगल बनाएंगे एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में या एक्स एक्सिस के साथ। और यहां पर अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया वो देखिए, द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर आर, इस आर वेक्टर का कंपोनेंट along द एक्स एक्सिस के along विल हैव मैक्सिमम वैल्यू, उसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, तो इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालिए। तो एक्स एक्सिस में जो कंपोनेंट होता है इस आर वेक्टर का वो क्या हो जाएगा, आर एक्स आई कैप इज इक्वल टू, ये जो निकल के आएगा वो हो जाएगा मॉड ऑफ आर कॉस थीटा। ठीक है, तो ये जो आर एक्स की वैल्यू है वो यहां पर ऐसे बन गई, आर एक्स क्या है हम लोग का, मॉड ऑफ आर कॉस थीटा। तो यहां से निकल के आ जाएगा ये कि आर एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ आर कॉस थीटा। तो ये जो आर एक्स है ये रिप्रेजेंटेशन है कि आर एक्स की तरफ कंपोनेंट, और अगर हमें उसकी वैल्यू निकालनी है तो वो निकालेंगे इससे। तो ये निकल के आया, तो हमसे पूछा मैक्सिमम कब होगा। तो देखिए ये जो टर्म है ये चीज ये तो गिवन है, यानी कि ये कांस्टेंट है, ये हम लोग को दिया ही हुआ है। वैल्यू वेरी किस पे कर रही है, ये थीटा पे वेरी कर रही है, कॉस थीटा पे वेरी कर रही है। तो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और वो कब होती है, जब कॉस 0 होता है, यानी कि थीटा की वैल्यू जब 0 होगी तो इस वेक्टर आर की जो वैल्यू है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इसका मतलब इसके एक्स कंपोनेंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो ये दिया हुआ है आर इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जब ये आर इसी डायरेक्शन में होगा तो इसका कोई कंपोनेंट दूसरे डायरेक्शन में होगा ही नहीं। जब दूसरे डायरेक्शन में होगा नहीं, पूरा का पूरा इसी डायरेक्शन में होगा एक्स एक्सिस पे, तो वो मैक्सिमम हो जाएगा। किसी और डायरेक्शन में होगा तो उसके दो कंपोनेंट्स ब्रेक हो जाएंगे, एक वाई एक्सिस पे और एक एक्स एक्सिस पे, तो वो तो घट जाएगा ही। मैक्सिमम कब होगा, जब एक्स एक्सिस की ही डायरेक्शन में होगा, तभी उसका आर, उस आर का एक्स कंपोनेंट मैक्सिमम होगा और वाई कंपोनेंट 0 होगा। इसी तरीके से अगर वाई का पूछ लेते तो वाई की डायरेक्शन में, यानी कि जो थीटा है वो 90 के बराबर होने चाहिए, क्योंकि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन से आपको थोड़ा सा समझ पे आया होगा। आगे बढ़ते हैं।
वेक्टर एडिशन एनालिटिकल मेथड से। तो वेक्टर एडिशन अभी हम लोग ने ग्राफिकल मेथड पढ़ा, मतलब कि यहां पर ऐसा हम लोग को दिया हुआ है एक वेक्टर और एक दूसरा वेक्टर ऐसे हम लोग ने रख दिया टिप टू टिप, और फिर उसका रिजल्टेंट ऐसे बन जाएगा, ऐसे पैरेललोग्राम वगैरह वाला लॉ लगा के, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। ऐसे करते हुए ऐसे हम लोग ने पढ़ा अभी। बट अगर इस पे हम लोग को एनालिटिकल मेथड मतलब प्योर मैथमेटिक्स का यूज करके हम लोग को अलजेब्रा का यूज करके निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए सिंपली इस तरीके से करेंगे कि अगर दो हैं वेक्टर ऐसे, लेट अस सपोज ये दोनों एक दूसरे के जो हैं उनके बीच में एंगल फॉर्म हो रहा है कुछ थीटा, ये हो गया ए और ये हो गया बी। तो इसको अभी जो हम लोग पढ़ के आए हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, उसका यूज करेंगे और इसको वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट्स पे ब्रेक कर देंगे। ठीक है, तो ये जो एंगल है यहां पर, ये अभी इसको थीटा अगर अभी छोड़ दें, कुछ ऐसा बी यहां पर वेक्टर है हम लोग का, ये ऐसे देखें, तो इस बी वेक्टर का इस एक्सिस की तरफ क्या कंपोनेंट होगा? वो हो जाएगा बी एक्स आई कैप, और वाई की तरफ क्या हो जाएगा? बी वाई जे कैप। और इस ए का इधर क्या होगा? वो हो जाएगा ए एक्स आई कैप, और इधर क्या हो जाएगा? ए वाई जे कैप। तो देखिए वेक्टर एडिशन में हम लोग पढ़ के आए हैं कि अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं वेक्टर्स तो वो सिंपली ऐसे ऐड हो जाते हैं, मतलब कि ऐसे और ऐसे ऐसे वो ऐड होते जाएंगे और रिजल्टेंट हम लोग का ऐसा फॉर्म हो जाएगा। तो जब ये जे डायरेक्शन पे हम लोग ने ये सारे कंपोनेंट्स निकाल लिए इस ए वेक्टर के, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे और बन जाएगा हम लोग का कुछ इस तरीके से। अगर हम लोग को वाई डायरेक्शन पे बताना है तो रिजल्ट जो यहां पर बनेगा वो बन जाएगा क्या? आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस ए वाई प्लस बी वाई, ये जे कंपोनेंट, और आर एक्स इज इक्वल टू ये हो गया यहां पर ए एक्स प्लस यहां पर बी एक्स। किस डायरेक्शन पे है ये? आई डायरेक्शन पे। तो देखिए यहां पर इसको ऐसे ब्रेक किया, इनको ऐड करेंगे तो इसका एक रिजल्टेंट बनेगा जिसको हम लोग कहेंगे आर, इसको कहेंगे आर वेक्टर। क्लियर? इसको कहेंगे ऐसे आर वेक्टर। तो इस आर वेक्टर को भी हम लोग दो कंपोनेंट्स पे अगर ब्रेक करना चाहें तो ये यहां पर बन जाएगा क्या? रिजल्टेंट आर एक्स आई कैप, और ये बन जाएगा इधर आर वाई जे कैप। तो ये जो रिजल्टेंट है वो बराबर होगा इन दोनों के सम के, और ये जो रिजल्टेंट है एक्स एक्सिस पे वो बराबर होगा इसके। क्योंकि देखिए यहां पर हम लोग इनको और इनको ऐड कर रहे हैं तो रिजल्टेंट ये मिल रहा है, और इसके कंपोनेंट ब्रेक किया इधर और इधर, इसके कंपोनेंट ब्रेक किया इधर और इधर, तो इधर वाले अब जो कंपोनेंट है और ये जो रिजल्टेंट है इसके जब कंपोनेंट ब्रेक किया इधर और इधर, तो रिजल्टेंट जो इधर निकल के आया एक्स एक्सिस पे वो सारे जो वेक्टर थे उनके एडिशन के बराबर होगा, और ये वाला जो वाई एक्सिस पे है वो सारे जो वेक्टर्स यहाँ पर जितने भी होंगे उन सब का एडिशन होगा। तो क्या करते हैं हम लोग? कोई वेक्टर दिया है उसको उसके कंपोनेंट्स पे ब्रेक करो, आई और जे डायरेक्शन में, क्योंकि अभी 2 डायमेंशन पे बात हो रही है। बी दिया हुआ है उसको ब्रेक करो, फिर रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट हमारा होगा आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए प्लस बी, और ए प्लस बी की जगह पर हम लोग क्या रख देंगे? ये चीज, तो ये हो जाएगा ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, और प्लस यहां पर हो जाएगा ये बी एक्स आई प्लस बी वाई जे। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सेम डायरेक्शन के वेक्टर होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, उनका मैग्नीट्यूड जुड़ जाता है। ठीक है, जैसे एलजेब्रा में करते थे ना कि जैसे 2x दिया हुआ है, 2x में 3x ऐड हो जाएगा और बन जाएगा 5x। तो उसी तरीके से यहां पर जो x है वेरिएबल, उसको आप मानिए कि ये i यहां पर है डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन वाली चीजें क्या हो जाएंगी? एड अप हो जाएंगी। तो यहां पर बन जाएगा ax प्लस बी एक्स, और किस डायरेक्शन पे? i डायरेक्शन पे, और ये ए वाई प्लस बी वाई किस डायरेक्शन पे? जे डायरेक्शन पे। तो ए एक्स प्लस बी एक्स बन गया आर एक्स, और ए वाई प्लस बी वाई बन गया आर वाई। तो इस तरीके से इसको ऐसे यहां पर रिजल्टेंट लिख सकते हैं। तो जब दो वेक्टर को ऐसे ऐड करते हैं तो ये हम लोग का रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। और इस रिजल्टेंट वेक्टर का अगर हम लोग को डायरेक्ट निकालना हो कि कितना इसका मैग्नीट्यूड निकल के आएगा, तो आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर हम लोग कर देंगे, जो जहां पर आर एक्स कितना है? आर एक्स है ए एक्स प्लस बी एक्स, और आर वाई कितना है? ए वाई प्लस बी वाई।
ये ए एक्स और बी एक्स क्या है, वो कंपोनेंट है ए और बी वेक्टर के एक्स डायरेक्शन में, और ए वाई बी वाई क्या है, ये ए और बी वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं वाई डायरेक्शन में। इस तरीके से हम लोग का यहां पर ये चीजें निकल के आ जाती हैं। अब यहां पर देखिए, ये एक चीज है कि ये जो हम, और रही बात ये वेक्टर, हम लोग को रिजल्टेंट वेक्टर निकालना, उसका साथ में एंगल निकाल लेंगे, उसको बोल देंगे थीटा एंगल। ये जो ये है, ये थीटा एंगल हो जाएगा, ये वाला जो बना, इसको थीटा एंगल बोलेंगे। तो ये जो थीटा एंगल निकालेंगे, ये वही हो जाएगा आर वाई अपॉन आर एक्स। क्यों, वाई डायरेक्शन पे और एक्स डायरेक्शन में तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी 90 डिग्री। क्लियर, इस तरीके से ये चीजें निकल के आ जाएंगी। तो ये वेक्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया, जिसका मैग्नीट्यूड है इतना और डायरेक्शन है ये। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमेशा वेक्टर में ये चीजें आती हैं, तो यहां से ये बन जाएगा। फिर उसके बाद क्या है हम लोग का, उसमें जो हम लोग के पास चीजें हैं, तो ये निकल के आ गया। अब अगर हम लोग को डायरेक्ट निकालना हो, जैसे कि इसको कंपोनेंट्स पे ब्रेक ना करना हो, ए और बी को कंपोनेंट्स पे ब्रेक ना करना हो, फिर उसको हमें उनका कंपोनेंट्स को ऐड करके फिर आर एक्स और वाई नहीं निकालना है, फिर उनको हम लोग को स्क्वायर करके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इस तरीके से नहीं निकालनी है अगर हमें, तो उसके लिए एक तरीका क्या है कि हम लोग के पास अगर दो वेक्टर हैं ए और बी, जिनके बीच में एंगल थीटा है, जिनके बीच में एंगल थीटा है, मतलब दो वेक्टर हैं ऐसे ए और बी, इनके बीच में एंगल कितना भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, और उसको क्या बोला गया, थीटा बोला गया। ठीक है, तो ये जो होंगे, इनका जो रिजल्टेंट निकल के आएगा, वो निकल के आएगा कितना, वो निकल के आएगा इतना। रिजल्टेंट हम लोग का ये करना है, हम लोग को एडिशन करना है दोनों का। तो r इज इक्वल टू ए प्लस बी और r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए, ये मैग्नीट्यूड है, a का मैग्नीट्यूड है, तो a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab, ये मैग्नीट्यूड ही लिखा हुआ है, और cos थीटा। cos थीटा यहाँ पर क्या है, a और b के जो वेक्टर थे उनके बीच का जो एंगल था थीटा, ये वो दिया हुआ है, और इस जगह पर ये हो गया, यहां पर ये एंगल ऐसे। ठीक है, तो ये क्या बन गया, यहां पर हम लोग का ये रिजल्टेंट निकल के आ गया। इसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कोसाइंस। और इसी तरीके से हम लोग के पास, क्योंकि अब ये तो रिजल्टेंट निकल के आ गया, तो अगर इसकी डायरेक्शन वगैरह बतानी है किसी दूसरे एंगल के साथ, तो वहां पर हम लोग क्या लेते हैं, लॉ ऑफ साइंस होता है हम लोग का, और वो होता है जो एक कंपोनेंट है हम लोग का डिवाइडेड बाई साइन बीटा। बीटा क्या है, बीटा हम लोग का यहाँ वाला एंगल है, और जो ये बी है, बी वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड हो गया, और साइन अल्फा, ये अल्फा, ये वाला एंगल है। रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच का एंगल है, और ये थीटा ए और बी के बीच का एंगल है, और ये हो गया आर। तो इसको अगर मैं लिखूं, मतलब इस डायग्राम में अगर दिखाएं, तो ये कुछ हो जाएगा, ये ऐसा देखिए, बीटा इधर है, अल्फा इधर है, थीटा इधर है, ए ये हो गया, बी ये हो गया। अब इसका जो हम लोग का डेरिवेशन है उस पर मैं नहीं जा रहा, उस पर क्योंकि हम लोग को टाइम लगेगा ज़्यादा, अभी हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिवाइज करनी है। तो ये हो गया बीटा। अब देखिए यहाँ पर एक ऐसा ट्राइंगल जैसा इसको फॉर्म किया जा सकता है, ये, तो ये वाला जो एंगल बना, इस एंगल के अपोजिट वाला वेक्टर कौन सा, ए, तो इसका कंपोनेंट लीजिए, मतलब इसका मैग्नीट्यूड लीजिए और साइन बीटा कर दीजिए, वो बराबर होगा किसके, ये वाला अल्फा लो, इसके अपोजिट में कौन है यहाँ पर, ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर यानी कि ये वेक्टर बी, तो बी का मैग्नीट्यूड लो और उसको डिवाइड कर दो साइन अल्फा से, वो बराबर होगा इस रिजल्टेंट के, और ये जो थीटा यहाँ पर बन रहा है साइन थीटा। तो ये दो लॉ जो होते हैं हम लोग के, लॉ ऑफ कोसाइंस और लॉ ऑफ साइंस, इनका यूज करके हम लोग इन चीजों को आसानी से सॉल्व करके निकाल सकते हैं। क्लियर, तो आज हम लोग ने इन सारे चीजों को देखा कि स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, और कैसे उनको हम लोग जो स्केलर है वो डिफाइंड है, या वेक्टर्स कैसे डिफाइंड है, और वेक्टर में हम लोग कैसे उनको रिजॉल्व करते हैं, कैसे उनको अटैच करते हैं, ये सब हम लोग ने पढ़ा। अब इस पे हम लोग जो इसके आगे है वो देखें, उसमें क्या है, उसमें हम लोग के पास है पोजीशन वेक्टर। क्या है, पोजीशन वेक्टर। अभी एक क्वेश्चन लगा लेते हैं पहले, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, फॉर द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स टू बी मैक्सिमम व्हाट मस्ट बी द एंगल बिटवीन देम। अब देखिए यहां पर इन्होंने पूछ लिया कि फॉर द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स टू बी मैक्सिमम, किसी भी दो वेक्टर के रिजल्टेंट का अगर हम लोग को मैक्सिमम चाहिए तो उनके बीच में एंगल कितना होना चाहिए। तो ए और बी, इनके बीच का एंगल अगर थीटा है,
तो इनका रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा? तो रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा? जब हम लोग ऐसे करेंगे, ये होता है हम लोग का फॉर्मूला, ठीक है। यहां पर ये हो गया, और यहां पर कॉस थीटा, जो हम लोग का लॉ ऑफ कोसाइंस है, यहां से आ गया। अब इस पूरी वैल्यू को अगर मैक्सिमम होना है तो देखो, जो ए है वो तो है ही, ए की जो वैल्यू है वो तो है ही, मैग्नीट्यूड बी जो है वो है ही, बट इनका ओरिएंटेशन कैसा है वो डिपेंड कर रहा है इस कॉस थीटा पे, और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। तो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, जो कि बराबर होगा कॉस 0 के, यानी कि थीटा बराबर 0। क्लियर? तो जब ए और बी दोनों की डायरेक्शन एक ही तरफ होगी तो इनका जो रिजल्टेंट बनेगा वो सबसे ज्यादा होगा। कैसे? समझिए इस बात को, कि दो लोग हैं, वो जब एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो किसी बॉडी को अगर वो खींच रहे हैं तो आसानी से खींच लेंगे। अगर उस बॉडी पे एक लोग इधर फोर्स लगा रहे हैं और दूसरा इधर लगा रहा है, तो ये इधर खींचने की कोशिश कर रहा है, ये इधर, तो इनका रिजल्टेंट होगा वो इस तरफ होगा। और यही फोर्स अगर इस तरफ लगने लगा, ठीक है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। तो जैसे जैसे एंगल यहां पर बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो वैल्यू है उस रिजल्टेंट फोर्स की वो डिक्रीज होती जाती है। ये हम लोग को यहां पर बहुत ध्यान देने वाली बात है। तो अब पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे थे, वो समझ लेते हैं कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहां पर जैसे पोजीशन वेक्टर ये है कोई किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, तो ये हो गया इस आर से इसकी पोजीशन, और इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट हो जाएगा हम लोग का यहां पर एक्स एक्सिस पे आर वेक्टर का कंपोनेंट, ये हो गया मैग्नीट्यूड उसका, और ये यहां पर अगर थीटा एंगल यहां पर फॉर्म कर रहा है तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इस जगह पर, जो कि बराबर होगा एक्स के, और ये किस डायरेक्शन पे? आई डायरेक्शन पे ये होगा। इसी तरीके से अगर वाई की बात करें तो वाई हो जाएगा हम लोग का ये, और ये साइन थीटा, और ये हो गया जे की डायरेक्शन पे, ठीक है, ये चीज। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये तो पोजीशन हो गया। डिस्प्लेसमेंट होता है जब ये चीज हम लोग की क्या हो, जैसे कि कोई ऐसा हो और ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक मूव कर गया, तो ये पोजीशन हो गया, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो ये इसके बीच में यहां पर ऐसे ही ऐसे डिस्प्लेस हो गई चीजें। तो ये जो वेक्टर बना पी प्राइम अगर नाम दे दें, इन दो पॉइंट के बीच में ऐसा जो वेक्टर बना वो हम लोग का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग ने ये सारी चीजें पढ़ी। अब जो हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मोशन इन 2D में जो प्रोजेक्टाइल मोशन है या हम लोग का सर्कुलर मोशन है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आई होप आपके पास जो भी चीजें हैं वो आप अच्छे से उनको करेंगे, और अगर किसी भी तरीके का आपको डाउट आता है, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, तो साथ ही ऐप के जो क्वेरी सेक्शन है वहां पर आप जाके पहुंच सकते हैं, आपको जल्दी से जल्दी वहां पर आंसर देने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू।